देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोनो न्यूक्लियोटाइड और हमने इसको समझना है। जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं ज़्यादातर डीएनए और आरएनए, सिर्फ वो डीएनए और आरएनए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे कि मोनो न्यूक्लियोटाइड हो गया, डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, वो भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मोनो न्यूक्लियोटाइड आपको देखिए वर्ड से ही पता चल गया होगा। मोनो न्यूक्लियोटाइड का मतलब दे विल बी कंटेनिंग ओनली वन न्यूक्लियोटाइड। देखते हैं इनको कैसे केमिकली। तो केमिकली इनके पास एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक एक पेंटोस शुगर है। ये देखें गौर से, अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अ पेंटोस शुगर, सही है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जो पेंटोस शुगर है वो कैसे होती है। दिस इज अ पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे आपके पास हमेशा, आप अगर देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे आपके पास होगा नाइट्रोजनियस बेस। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनियस बेस है वो है एडेनिन। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनियस बेस है? सपोज इट्स अ एडेनिन नाइट्रोजनियस बेस। और कार्बन नंबर 5 पे आपको पता है एक ग्रुप पाया जाता है, दैट ग्रुप इज टर्म्ड एज फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ना, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। अगर गौर से आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक बन गया मोनोन्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इस मोनोन्यूक्लियोटाइड का नाम होगा, अगर आप देखेंगे द नेम ऑफ दिस मोनोन्यूक्लियोटाइड विल बी एडिनोसाइन। मैंने आपको बताया वो एडिनोसाइन। कितने फॉस्फेट नजर आ रहे हैं आपको? एक फॉस्फेट नजर आ, तो आप कहेंगे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। याद रखिएगा, ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है इसका नाम क्या है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में AMP कहते हैं। लेकिन अगर इसी न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो याद रखिएगा अभी ये जो कहलाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। पहले क्या था? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अभी ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्योंकि कितने फॉस्फेट ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? 2। तो आप कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर सपोज एक और फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो आप अभी इसका नाम रखेंगे दैट इज एडिनोसाइन। समझिएगा कॉन्सेप्ट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है उसको आप ATP कहेंगे, और जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट उसे आप कहेंगे ADP। तो ADP और ATP कुछ भी नहीं है, ये फॉस्फेट की बेसिस पे आप नाम रखते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड का। ये राइबोस शुगर हो गई। ये एडिनिन जो नाइट्रोजनस बेस है वो है कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे अगर एक फॉस्फेट है तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और अगर 2 है तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और अगर 3 है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है, और इन्हीं के बारे में ही इंफॉर्मेशन बताई गई है अगर आप देखेंगे तो आपके बुक के अंदर भी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ द ATP, और ATP को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है ATP, दैट इज टर्म्ड इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। मतलब कि अगर आप किसी भी शॉप पे कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो कोई भी आपको फ्री में तो नहीं देगा ना। क्या लगता है, फ्री में दे देगा कोई चीज़? नहीं, आपको वहाँ पे पैसे खर्च करने होंगे तभी वो आपको चीज़ देगा जो शॉप वाला होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। आपके सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं, आइदर कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है, उन चीज़ों के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। आपको एनर्जी एक्सपेंस करनी पड़ेगी तभी जाके आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगे। और वो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है? ATP की फॉर्म में होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। याद रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ATP। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई जो ATP होता है, अगर गौर से आप देखेंगे, देखें ATP इज कंटेनिंग ATP, और ATP को जब आप ब्रेक करेंगे किसी एंजाइम की मदद से तो वो ब्रेक हो जाएगा ADP में, और इसका जो फॉस्फेट होगा जिसे आप कहेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो अलग हो जाएगा। और इसके अलग होते ही कितनी एनर्जी बनेगी? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बनेगी। याद रखिएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी 31.81 किलो जॉल। तो याद रखिएगा, यही चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है।
यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास जो एटीपी होता है उसके पास होती है एनर्जी, उसके बॉन्ड्स के पास होती है एनर्जी। और जैसे ही आप एटीपी को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएगा और जो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी कितनी बनेगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, विच विल बी इक्वल टू 31.81 किलो जूल। इसको मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए हमारे पास है एक एडेनिन और इस एडेनिन के साथ मौजूद मतलब एडिनोसाइन, उसके साथ मौजूद है एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, और जो तीसरा फॉस्फेट है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं वेवी लाइंस की मदद से बना रहा हूँ। ये तीसरा फॉस्फेट हो गया, मतलब कि ये जो वेवी लाइन है इसका मतलब इट इज़ कंटेनिंग एनर्जी। आप जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगी, एनर्जी। और आपको पता है आप इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक ये किस में होगा, एडिनोसाइन हो जाएगा और एडिनोसाइन के साथ दो फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, एक फॉस्फेट ये आ गया, एक फॉस्फेट ये आ गया, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अलग हो गया। और इसके मिलने से कितनी एनर्जी बनेगी, दैट विल बी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, विच विल बी इक्वल टू 31.81 किलो जूल। यही चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसीलिए ये जो हमारे पास एटीपी होता है उसे कहा जाता है मीडिएटर, एटीपी को कहा जाता है मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब होता है ये एक रिएक्शन में से एनर्जी को कैप्चर करता है और दूसरे रिएक्शन में प्रोवाइड करता है। सपोज आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये एक कोई भी रिएक्शन हो रहा है R1, ये एटीपी क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एडीपी की फॉर्म में आएगा और वो यहाँ से फॉस्फेट और एनर्जी को कैप्चर करेगा। सपोज यहाँ पे फॉस्फेट मौजूद है इसके पास, तो ये एडीपी इस रिएक्शन में से फॉस्फेट लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। फिर यही एटीपी क्या करेगा, जाएगा रिएक्शन 2 में, और रिएक्शन 2 में क्या करेगा, अपना मतलब कि फॉस्फेट रिमूव कर देगा। और जैसे ही फॉस्फेट रिमूव करेगा तो आपको पता है एनर्जी बनेगी और दोबारा ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट अलग हो गया और यहाँ पे बनेगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, और यही एनर्जी रिएक्शन यूज करेगा। तो कहने का मतलब एक रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन के बीच में ये मेडिएटर के तौर पे काम करता है। यहाँ से ये एटीपी अपना फॉस्फेट लेके आया है और यहाँ पे इसने फॉस्फेट को ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से एनर्जी बना और इसने अपना रिएक्शन किया, तो एक रिएक्शन में से दूसरे रिएक्शन में अपनी एनर्जी लेके जाता है। सो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज मेडिएटर। इसी वजह से एटीपी को मीडिएटर का नाम दिया जाता है। एटीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यूज़ होती है बहुत सारे मैकेनिज्म में। मैं जब आपको बुक में बताऊंगा ना तो ये वाला स्ट्रक्चर बुक में आपको समझाऊंगा। जब हम रीड करेंगे ना तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है इतना, लेकिन बुक में जब रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। देखें जो भी चीज़ बन रही है, सपोज मैं आपको ये कहूँ कि भाई प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, सेल के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही है, या कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही है, या किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर वन थिंग दैट इज टर्म्ड एज दी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपको लाजमी चाहिए। कोई चीज़ बन रही है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये तो एनाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये एनाबॉलिक एक्टिविटी है। अगर कोई चीज़ टूट रही है तो आप कहेंगे सर ये तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। और दोनों को मिला के हम क्या नाम देंगे, दोनों को मिला के हम नाम देंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका मतलब यही हुआ कि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एनर्जी की मौजूदगी में होती है, और वो एनर्जी क्या है, एटीपी। याद रखिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटीपी। आपने एक नाम सुना होगा, मतलब कि सेल डिवीजन जो हो रही है, भाई देख एक सेल है, उस सेल में से 2 सेल बनेंगे, ऐसे ना, माइटोसिस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, 2 में से फिर कितने बनेंगे, ऐसे 4 बनेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर एटीपी, आपको एनर्जी चाहिए, ऐसे ये रिएक्शन होगा ही नहीं, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एक जानदार का, जैसे कि मैं बैक्टीरिया बनाऊँ, या यूग्लिना जिसके पास फ्लेजिला होता है। फ्लेजिला जो होता है उसकी मूवमेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर एटीपी। अरे बात समझ में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मूवमेंट होती है, जैसे कि हमारा जो सेल होता है ना भाई, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, जो सेल होता है हमारा, उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जो होता है वो ऐसे मूव करता रहता है। ये जो मूवमेंट होती है ना साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसे कहा जाता है साइक्लोसिस। और साइक्लोसिस के लिए भी आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर एटीपी।
अरे बस समझ में। और अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अगर सपोज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 2 मॉलिक्यूल है और बाहर ऑक्सीजन की अगर आप कंसंट्रेशन देखेंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल है। मुझे ये बताएं ज़्यादा मॉलिक्यूल कहाँ पे, बाहर है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन है। अगर कोई भी चीज़ लो टू हाई जाती है, याद रखिएगा, लो टू हाई जाएगी तो उसे भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी क्या होगी, एटीपी होगी। लो टू हाई वही जो चीज़ जाएगी, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जहां पे भी एनर्जी यूज होगी दैट ट्रांसपोर्टेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर एटीपी। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जब भी कोई चीज लो टू हाई जाती है, देखिए मोस्टली क्या होता है, चीजें जाती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसे आप डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो एक एटीपी को तोड़ेंगे कितना एनर्जी बनेगा, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बुक में से रीड करेंगे और वहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा मोनोन्यूक्लियोटाइड का। चलें जी, एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द डाइन्यूक्लियोटाइड। और ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है बुक के अंदर, यहाँ पे लेक्चर में मैं आपको समझाता हूँ, और फिर बुक में से रीड करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। देखिए सिर्फ लेक्चर मेरा जो है ना अटेंड करना और लेक्चर वाली जो क्लास है सिर्फ वो आप देखेंगे और फिर जो रीडिंग में करवा रहा वो स्किप कर देंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि आधी चीज़ें मैं लेक्चर के अंदर बताता हूँ और आधी चीज़ें जो आपके रीडिंग मटेरियल के तौर पे बुक में बताई गई हैं वो रीड करके वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो आपने क्या करना है, लेक्चर भी मेरा नोट डाउन करना है, समझना है अच्छे से, और मैं जब रीडिंग करवाता हूँ तो आपने रीड भी करना है वो स्क्रीन के ऊपर, और इसके अलावा आपने बुक के अंदर भी अपने कॉन्सेप्ट्स बना के रखने हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है ना? तो डाइन्यूक्लियोटाइड हम पढ़ते हैं, देखिए वर्ड ही आपको बता रहा है, मैंने आपको ग्रीक में पूरी लैंग्वेज के जो क्या कहते हैं नंबर्स होते हैं वो मैंने आपको समझाए हुए हैं। डाई का मतलब होता है 2, ऐसे ही ना। यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, वो 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो फिर एक बनेगा स्ट्रक्चर जिसे आप कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। तो देखें डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, सही है, और एटीपी मोनोन्यूक्लियोटाइड है। तो सिर्फ डीएनए आरएनए आर नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर नॉट इम्पोर्टेंट, या हमेशा कह सकते हैं कि मोनोन्यूक्लियोटाइड आर नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 होंगे। तो इससे समझने से पहले एक और मॉलिक्यूल मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको फिर कल को प्रॉब्लम ना हो ये समझने में। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज, अभी समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये जो मॉलिक्यूल है सपोज हमारे पास, इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे तो दिस मॉलिक्यूल विल बी टर्म्ड एज, यहाँ से मैं इसको बना रहा हूँ, दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज, दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे NH2। ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का नाम है निकोटीनामाइड। क्या नाम है इसका? नाम है निकोटीनामाइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है निकोटीनामाइड। कहाँ से बनता है? ये बनता है फ्रॉम विटामिन्स। हम जो विटामिन्स खाते हैं ना उन विटामिन्स पे बनता है निकोटीनामाइड। तो विटामिन्स का बड़ा रोल होता है। हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, लेकिन ये जो विटामिन्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये विटामिन का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है निकोटीनामाइड। सही है। सो ये जो निकोटीनामाइड है ये अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH जहाँ पे भी होगा ना ये अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है, और इसका आप नाम देंगे निकोटीनामाइड। दिस इज निकोटीनामाइड। ये भी एक किस्म का नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि मैंने आपको एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन पढ़ाया था, ऐसे ही ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है। बाकी चीज़ें आपको आ रही हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के। देखें सपोज मैं आपको ये कहूँ कि भाई एक है मेरे पास ये पेंटोस शुगर, सही है, और आपको पता है कि भाई पेंटोस शुगर कैसे होती है, ऐसे 5 कार्बन की ऐसे एक रिंग होती है, ऐसे ये 5th कार्बन यहाँ पे होता है, ऐसे ना। और कार्बन नंबर 1 पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे आपको कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस मिलना चाहिए, ऐसे ना। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन नंबर 1 पे देखें तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपको एक रिंग मिलेगी। दैट रिंग आपको समझनी है। देखें ऐसे ऐसे आपको एक रिंग मिलेगी, यू विल फाइंड अ रिंग लाइक दिस। और ये जो रिंग होगी, इस रिंग को अगर आप देखेंगे तो इस रिंग के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे NH2 होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने निकोटीनामाइड बनाई है, ऐसे ना, यही रिंग है, देखिए मैंने यहाँ पे बनाई है, तो निकोटीनामाइड। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप।
तो आप कहेंगे सर एक किस्म से देखा जाए तो आपने ये एक नाइट्रोजनियस बेस मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सही हो गया। और इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड होता है, समझिएगा सेम एक और न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा भाई, वो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ऐसे पेंटोस शुगर होगी। और आपको पता है पेंटोस शुगर कैसे होगी, वही कार्बन 5 कार्बन होंगे, देखिए ये पेंटोस शुगर होगी। और यहाँ पे भी जो 5th नंबर है वहाँ पे भी आपको एक फॉस्फेट मिलेगा, ऐसे ना 5th नंबर पे भी आपको एक फॉस्फेट मिलेगा ऐसे। और कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे जो रिंग मौजूद है दैट रिंग इज ऑफ एडेनिन। सपोज ये डबल रिंग है, ऐसे मैं आपको सपोज मैं ये समझा रहा हूँ, सपोज ये एक डबल रिंग है दैट इज एडेनिन, सही है। तो ये हो गया एडेनिन, समझिएगा कॉन्सेप्ट। सो दिस इज एडेनिन और ये ऊपर हो गया निकोटिनामाइड, ये हो गया एडेनिन, सही है, समझिएगा। ये ऊपर हो गया एडेनिन और ये हो गया निकोटिनामाइड। ये 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच्ड होते हैं, ये दोनों के जो फॉस्फेट होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, 2 फॉस्फेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है डाइन्यूक्लियोटाइड। कितना ईजी है देखें, डाइन्यूक्लियोटाइड समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि निकोटिनामाइड है ना वो विटामिन से मिलता है हमें, सही है। और एडिनोसाइन और एडिनिन ये तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दिस इज डाइन्यूक्लियोटाइड। और इस डाइन्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर नाम है, इस डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम होता है NAD, याद रखिएगा, इसे शॉर्ट में NAD कहा जाता है। NAD क्या होता है, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, याद रखिए क्या होता है ये, निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये जो NAD है ये क्या है, देखें NAD ये क्या है, NAD इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें NAD इज निकोटीन, समझिएगा कॉन्सेप्ट, निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन कितने न्यूक्लियोटाइड भाई, डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका ये फुल फॉर्म है, सही हो गया। जैसे ATP था ना, तो वो ATP तो मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है, एक ही न्यूक्लियोटाइड से बनाए, लेकिन ये कितने से बनाए, 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है NAD निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, याद रखिएगा, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, एक रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं और दूसरे रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक कोएंजाइम का नाम दिया जाता है इन्हें। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम का मतलब जो एंजाइम की हेल्प करते हैं, याद रखिएगा। ये जो NAD होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम की हेल्प करता है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो सिंपली ये कैसे काम करता है, देखिए सपोज मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, और इस सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सही है, समझिएगा कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा ये यहाँ पे आ गया NAD+। प्लस की साइन का मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की फॉर्म में मूव करता है हमेशा। तो सिंपली क्या होगा, ये NAD जो होगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर। ये 2 हमेशा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैप्चर करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 के अंदर। मुझे ये बताएं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज रिडक्शन। तो मतलब कि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिड्यूस हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। किसकी फॉर्म में कैप्चर किया, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ से है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अभी सिंपली क्या होगा, मैकेनिज्म आपने याद रखना है यहाँ से, इस मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आ गया। अभी ये क्या करेगा, दूसरे रिएक्शन के पास जाएगा, मतलब कि कोई और सब्सटेंस के पास जाएगा जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा और अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देने के बाद खुद दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+ में। और ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसने ये कैप्चर कर लिए चीज़ें। और खुद क्या हो गया, खुद हो गया ऑक्सीडाइज। तो मतलब कि इसने लॉस किए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन।
मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपको। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस जगह पे हो जाती है दोनों मिला के उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करते हैं NAD, एक जगह से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। कोएंजाइम ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं NAD। हम जब बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो NAD का सबसे ज़्यादा रोल आएगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, कैसे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी क्लियर होंगी। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। NAD के साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इज टर्म्ड एज FAD। सिर्फ NAD नहीं, FAD भी क्या होता है, ये भी विटामिन का पार्ट है। FAD क्या है, फ्लेविन। बाकी सारी चीज़ें सेम है, फ्लेविन, अमाइड, एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फिर वहाँ से कैरी करके तीसरी जगह लेके जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते रहते हैं, कोएंजाइम एंजाइम की हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। सिर्फ DNA और RNA इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा सेल के अंदर मोनोन्यूक्लियोटाइड ATP भी इंपॉर्टेंट है और डाई न्यूक्लियोटाइड भी इंपॉर्टेंट है। हम बुक में से रीड करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे पास होते हैं बुक में, वो बताया गया है कि जनरली न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ज़्यादातर न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होते हैं, DNA और RNA। लेकिन सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि मोनो और डाई होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी जानदार की बॉडी में या सेल के अंदर। But sometimes a single nucleotide also work independently as a mononucleotide. These mononucleotides have extra phosphate group as ADP, adenosine phosphate diphosphate, और ATP as adenosine triphosphate। मैंने लेक्चर में सब बताया हुआ है आपको। ATP वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग, ये एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है, याद रखिएगा। कैरिंग एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग मोलिक्यूल टू मेटाबॉलिक reactions. This energy is utilized to drive energy demanding reactions such as synthesis of protein के लिए आपको क्या चाहिए, ATP एनर्जी, लिपिड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, ATP एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए, ATP एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है, सेल के इर्द गिर्द जो मतलब कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा होता है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस कहा जाता है। उसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी, ATP। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है किसी सेल की, उसके लिए भी क्या चाहिए, ATP एनर्जी। सेल डिवीजन, एक सेल में से दो सेल बनेंगे, उसके लिए भी क्या चाहिए, ATP एनर्जी। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, जो जुगलिना वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला मिलेगा, उनकी मूवमेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए, दैट इज द ATP एनर्जी। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ATP एनर्जी। ये सारे चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताए जाएंगे। तो इसीलिए अभी सिर्फ यहाँ पे ये समझेंगे ATP कितना ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू ADP 7.3 किलो कैलोरी पर मोल और 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। मैंने लेक्चर में आपको बताया हुआ है। देखें आप ये न्यूक्लियोटाइड के इस स्ट्रक्चर को देख लें। मोनोन्यूक्लियोटाइड ATP है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये पेंटोस शुगर है, सही है। पेंटोस शुगर राइबोज वाली, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे हमें OH नज़र आ रहा है, सही हो गया ये कॉन्सेप्ट। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, दैट इज एडेनिन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन। ये एक फॉस्फेट हो गया, एडिनोसाइन 1 फॉस्फेट, तो कहेंगे AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनाया गया है वो बनाया गया है ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कैसे बनता है आपको मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी ATP के मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा 1 एडिनाइन मतलब नाइट्रोजनस बेस, एक मिलेगा राइबोज शुगर, और 3 फॉस्फेट मिलेंगे ATP के मॉलिक्यूल के अंदर। ये एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी का। अगर आप देखेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड में ये बताया गया कि समटाइम्स 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड
टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली ये डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। वन ऑफ द वेल नोन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NAD। NAD एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें जो एडिनो मतलब कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस हो गया एडिनोसाइन मतलब कि एडेनिन, सॉरी नॉट एडिनोसाइन, एडेनिन, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पे मौजूद होता है दैट इज अ निकोटिनामाइड। ये याद रखिएगा, इंटरनल इसका जो ना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बताया गया इट इज द निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अ विटामिन निकोटीन इज अटैच्ड विद दीज टू nucleotides in NAD. It works as coenzyme for redox reaction. redox reaction मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये हेल्प करता है। It carries 2 electrons 2 proton and energy that is NADH2 FADH2। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। गौर से देखेंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया एडिनोसाइन, ये निकोटिनामाइड है, सही है, और ये पेंटोस शुगर हो गई एक, और ये दूसरी पेंटोस शुगर, और इनके बीच में देखेंगे तो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में आपको एक कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। ये जो कंपाउंड बना है वो है डाइन्यूक्लियोटाइड, और आपको पता है ये रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है। मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं।